पानीपत से हैं आप, तो आपकी कौन से कॉलेज से पढ़ाई लिखाई हुई? मैंने आर्या कॉलेज पानीपत से पढ़ाई की है। आर्या कॉलेज से। कि आपकी कहानी का क्या कारण है लिखने का? कि जिम्मेदारियों की जो एक दुशाला मैंने बचपन से ओढ़ी, वो मुझे कहीं ना कहीं समाज से उसने मुझे जोड़ा और मैं बहुत जल्दी ये सब समझने लग गई कि ये क्या हो रहा है समाज में। तो मेरी कलम जो थी, मेरे भाव जो थे, वो कलम स्वतः ही कागज पे वो उभरते चले गए। क्या वजह बनी कि आप इतनी कम उम्र में इतनी संजीदा लेखिका बन गई? जिम्मेदारियां तो ओढ़ ली थी, तो वो एक संजीदापन आ ही गया, स्वभाव में ही आ गया। और मैं तभी से कुछ डायरी भी लिखने लगी थी अपनी। तो एक रचना के लिए आपसे आग्रह जो आपके दिल के बेहद करीब हो। कि जिंदगी एक पोटली है, जिंदगी एक पोटली है और जिंदगी में मिलती है सबको एक सी पोटली, कुछ गम के लम्हे, कुछ खुशी के। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आपको इंतज़ार रहता है कि दस्तक में अब की बार हमारे जो मेहमान हैं वो कौन है, वो क्या आज आपसे साझा करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताएंगे, कौन कौन सी आज रचनाएं सुनने को मिलेंगी और अपनी कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके मन को भी कहीं ना कहीं सुकून देती है, कहीं कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलते हैं उनकी बातें सुनकर। तो हमारे लेखक जो हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है दस्तक कार्यक्रम में और वो साझा करते हैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव। और आज इस कड़ी में जिन मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी लेखिका हैं। आप कहानी, कविता, लघु कथा, लेख, आलेख, संस्मरण, लगभग साहित्य की तमाम विधाओं पर आपकी कलम चलती है। और बात करें आपकी नौकरी की, तो आप रक्षा मंत्रालय में यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आप कार्यालय में जो आप सरकारी सेवाएं दे रही हैं, और इसके अलावा अखबार में आपकी रचनाएं समय समय पे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं, और टीवी पर, रेडियो पर आपकी रचनाएं जो है उनका प्रसारण होता रहा है, अभी भी होता है। और यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, आप निरंतर जो है अपने दर्शकों के सामने, अपने पाठकों के सामने किसी न किसी रूप में नई नई रचनाएं, कहानियां लेकर आती रहती हैं। और साहित्यिक गतिविधियों की बात करें तो शहर में या हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ कहीं भी राज्य में कोई मतलब संस्थाएं जो हैं, साहित्यिक संस्थाएं, कोई अदारे हैं, कार्यक्रम होता है, आपकी शिरकत होती है, रचना पाठ होता है, और आप हर हाल में कहीं न कहीं तमाम संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी और दिल के दृष्टिकोण से भी। और आपकी यात्रा इस कदर है कि सम्मानों की बात करें तो स्थानीय से लेके जहाँ कहीं भी कार्यक्रम में जाती हैं, आप निरंतर सम्मानित होती हैं। ये कहें कि वो मंच सम्मानित हो जाता है आपकी उपस्थिति से। ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं दोस्तों, और बहुत देर नहीं करूँगी मिलाने में, बस इतना ज़रूर कहूँगी आज मैं कि जब एक स्त्री सशक्त होती है तो पूरी मानवता सशक्त होती है। एक स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो पूरा घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, समाज शिक्षित होता है। तो इस उद्देश्य के साथ हूँ और आज तमाम मसलों पर भी बात करेंगे, ज़िंदगी से वाबस्ता, आम आदमी की ज़िंदगी से वाबस्ता, क्योंकि मैडम कहानीकार भी है। तो दोस्तों, मुलाकात करवाती हूँ मैं आपकी मोनिका कटारिया जी से। मोनिका जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं दस्तक दिल की बात कलम से कहने के लिए। तो बहुत जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार जी। वो बड़ी प्यार मोहब्बत से अपने मेहमान को देखते हैं और बेकरार होके ये भी सोचते हैं कि भाई आज की जो हमारी मेहमान है आज क्या सुनाएंगे, आपके बारे में वो जानेंगे, और वो भी पलके बिछाए बैठे हैं आपके दर्शन के लिए। और बहुत कुछ सुनेंगे आज आपसे कि जैसे कि मैं आपके बारे में जितना जानती हूँ तो उस आधार पर ही मैंने कुछ ख्याल मेरे मन में आए कि मैं आपसे जो पूछूं कि जैसे कि आप कहानी भी कहती हैं जी, आप कविताएं भी कहती हैं, लघु कथाएं, लेखालेख सब कुछ लिखते हैं। तो मोनिका जी, ये जो कहानी है दरअसल
मैं भी लेखिका हूँ, मैं भी राइटर हूँ, तो मैं जो महसूस करती हूँ कि समाज में जो घटित हो रहा है, वो जो हम आंखों देखी घटनाएं हैं, चलते फिरते चरित्र है, चित्र है, वो जब हमारी आंखों के आगे आते हैं तो हमें उद्वेलित करते हैं और हमें अंदर तक झकझोरते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमें जब अंदर पीड़ा होती है उनको देखकर, तो हमारी कलम चलती है। और कई बार जो पात्र होते हैं, हम कोई कहानी लिखते हैं तो कुछ ख्याली पात्र भी होते हैं, कल्पना के पात्र भी होते हैं, काल्पनिक कहानियों के पात्र भी होते हैं। तो ये कहानी का जो ताना बाना है, आप जो कहानी लिखते हैं, तो क्या वजह है कि आपकी कहानी का क्या कारण है लिखने का? आपको अंदर से होता है कि मुझे इस विषय पे कहानी लिखनी है? मतलब हम राइटर से बात करते हैं जब भी किसी कार्यक्रम में, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कहानियाँ क्या सोच के लिखते हैं? तो कई राइटर ये बताते हैं कि भाई हमने कहानी ये सोच कर लिखी है कि भाई स्त्रियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं जी। तो हम सोच लेते हैं कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, फिर हम उसको केंद्र बिंदु बनाते हैं, फिर हम पात्र का नाम रखते हैं, फिर कहानी बना के वो घटनाएं उसमें डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कहानीकार भी होते हैं कि उनको कल्पना लोक में नहीं जाना पड़ता, उनके सामने घट रहा होता है, वो देख रहे होते हैं कि ये सीता है, ये गीता है, ये राधा है, इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव, किसी की जिंदगी को टूटन घुटन को वो खुद में महसूस करते हैं और वो जो करैक्टर उनके सामने जिनके साथ हो रहा होता है वो उनके अंदर उतर जाते हैं। और जब उनको वो कागज पर उतरते हैं, वो दिल की पीड़ा, वो कहानी तैयार होती है। तो ऐसी स्थिति भी होती है। आप कहानी लिखते हैं तो क्या मनोस्थिति होती है? कहानी देखो, जैसा आपने पूछा सखी जी कि कल्पना लोक से कहानी मैं शायद कभी नहीं लिख पाई जी। और जो भी जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं काफ़ी यंग एज से मैंने लिखना शुरू किया था, 84-85 से, जब मैं कॉलेज में थी। तो कुछ सामाजिक बुराइयां उस समय, कुछ कुरीतियों को लेकर, जैसे दहेज प्रथा, या उस समय जो लड़कियां घरों से नई नई निकली थी जॉब के लिए, पहले एक टीचिंग प्रोफेशन था लड़कियों के लिए जो सेफ माना जाता था, फिर धीरे धीरे लड़कियां ऑफिस में भी जाने लगी, हायर एजुकेशन लेने लगी, बैंक्स में, ऑफिस में। तो उस समय जो प्रताड़ना हमने अपनी सहेलियों से सुनी, अपने आसपास से सुनी, वो कुछ कहानियां जो मुझे अंदर तक झकझोर गई। आप समझिए कि एक स्त्री मन की व्यथा स्त्री समझ पाई। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पे स्त्रियां शिक्षित थी। जो मेरे मदर हैं, माता जी हैं, वो स्कूल से हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट से रिटायर हुई हैं, और भी मेरे घर में सब पढ़े लिखे स्त्रियां थी। तो मैंने अपने घर में तो ऐसा माहौल नहीं देखा, लेकिन चूंकि मदर वर्किंग थे और मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो एक जो आप कहेंगे कि जिम्मेदारियों की जो एक दुशाला मैंने बचपन से ओढ़ी, वो मुझे कहीं ना कहीं समाज से उसने मुझे जोड़ा, और मैं बहुत जल्दी ये सब समझने लग गई कि ये क्या हो रहा है समाज में। तो मेरी कलम जो थी, मेरे भाव जो थे, वो कलम स्वतः ही कागज पे वो उभरते चले गए। और अब तो फिर आप कितने बहन भाई थे? हम 5 भाई बहन हैं। आप सबसे बड़े थे जी। तो वक्त ने आपको जिम्मेदारी का जो शॉल था जी, वो एक सुरक्षित रखा होता है ना, कि जो एक शॉल है जिम्मेदारी का, वो घर में सबसे बड़ा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो जी, उसको मिलता है। क्यों? माँ बाप के बाद कहीं न कहीं बिना कहे वो दायित्व वो स्वयं उठा लेते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी गरीब की झोपड़ी में भी देखेंगे कि जो सबसे बड़ी लड़की होगी उसने अपने छोटे भाई को अपनी कमर पे बिठा रखा होता है और उसको लेके अपना काम कर रही होती है, और माँ अपने काम पे जाती है। जी। तो जो बड़ी बहन है वो एक माँ की भूमिका निभाने लगती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना। हाँ। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी, एग्जैक्टली ऐसा हुआ, और इस चीज को मेरे छोटे भाई बहनों ने महसूस भी किया। आपसे जो अगले नंबर पे थे वो कौन थे? मेरी छोटी बहन है। आपसे कितने साल? वो 1 ही साल छोटी है मुझसे जी। तो उसके बाद फिर 2 साल और छोटी बहन है, फिर उसके बाद 3 साल और छोटी बहन है। अच्छा। और जो मेरे भाई हैं वो मुझसे 10 साल छोटे हैं। अच्छा, सबसे छोटे भाई है। तो जो 1 साल छोटी बहन है उसको हमेशा ये लगता होगा कि भाई मैं तो छोटी हूँ, आप बड़े हो। हाँ, ये वो तो रहता है, शायद अभी तक वो महसूस करती नहीं होता है। अगर कोई, मैं बताती हूँ, जैसे मेरी जुड़वा बेटियां हैं, एक बेटी मेरी 2 मिनट बड़ी है, तो जो 2 मिनट छोटी बेटी है
उसको कोई बात समझाएगी तो जो 2 मिनट बड़ी है वो कहेगी देख तू मेरी बात सुन, मैं तेरे से बड़ी हूँ। तो 2 मिनट बड़े होने से भी बड़प्पन महसूस होता है, उसको छोटा समझा जाता है। तो 1 साल का गैप तो फिर बहुत है। तो फिर घर के कौन कौन से काम करते थे? घर में जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी मेरे जॉब पे जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो उस समय मेड्स का भी इतना प्रचलन नहीं था। तो घर के सब काम काज जो लड़कियों के हिस्से में आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और खुद भी पढ़ना और भाई बहनों का भी ध्यान रखना। और हमारे जो दादाजी थे वो भी हमारे ही साथ रहते थे, तो उनको भी एक मतलब मैं बड़ी थी तो मुझे ही आवाज़ लगती थी। तो मैं सच कहूँ तो मैंने उनसे भी बहुत सीखा। मैं अगर यहाँ बताऊँ आपको तो मैंने हलवा बनाना अपने दादाजी से सीखा है। अच्छा जी। तो ये भी एक मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बड़ी एक खुशी की अनुभूति भी देती हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां कुछ ऐसी रही कि बचपन कहीं खोसा गया और मुझे लगा कि बस मैं बड़ी हूँ और ये मेरी ही जिम्मेदारी है। गंभीरता आ गई जीवन में। तो वो गंभीरता मेरी उस समय की कहानियों में और कविताओं में भी आपको दिखाई देगी। वो कविताएं मैंने जब लिखनी शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि गजल का कोई फॉर्म भी होता है कि 2-1 2-2 से लिखनी है या गीत का कुछ होता है। जो भाव आते थे वो मैं लिखती थी और मैं वो प्रकाशन के लिए भी भेज देती थी। और मुझे यूं कहो कि मेरी खुशनसीबी थी कि उस समय पंजाब केसरी अखबार में भी मेरी कविताएं छपी। अच्छा, किस उम्र में? मैं बड़े थे आप? ज्यादा दूर जाती हूँ तो मैं 85-86 की बात कर रही हूँ। अच्छा। उस समय 84 के रॉयट्स भी थे पंजाब में। तो मुझे याद है कि मैंने एक लघु कथा लिखी थी चट्टान, जो देशभक्ति के ऊपर थी कि एक चट्टान, जो भारत जिसको मैंने एक चट्टान का रूप दिया था, कि वो इतनी मजबूत है कि हमने उसमें हिंदू सिख मुसलमान ईसाई करके उसमें दरारें डाल दी हैं। तो वो दरारों को भरेगा कौन? तो भरेंगे हम भारतीय ही भरेंगे उसको। तो यहाँ पे मैंने उस लघु कथा का एंड किया था। तो वो अखबार में जब छपी और उसी दौरान ही मेरी जॉब लग गई। तो मेरे ऑफिस में लोगों को मैंने, जैसे जो मेरा नया सा सर्कल बना था मेरे साथ जिन लोगों ने ज्वाइन किया, तो मुझे काफ़ी उसका अप्रिसिएशन मिला। और ऑफिस में मैं जाते ही इस तरह से फेमस हो गई क्योंकि ऑफिस की भी कुछ पत्र पत्रिकाएं निकलती थी जो हमारे मतलब यूनिट लेवल पे भी थी और हमारे मुख्य कार्यालय से भी निकलती थी। क्या बात है। और तो ये सिलसिला शुरू हो गया लेखन का। बहुत खूब। तो वो समय के साथ साथ उसमें भी छपती रही और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन भी हो गया। और ये जो आपकी मोटिवेशन है दोस्तों, ये सभी के लिए मोटिवेशन है। बहुत सारी बातें करनी है अभी मोनिका जी से। बहुत कुछ, एक कहानीकार है तो बहुत कुछ सवाल भी उठते हैं कहानियों के कंटेंट के ऊपर। मोनिका जी, आपने जॉब ज्वाइन की, फिर वहाँ पे लिखना पढ़ना हो गया, मैगजीन आती थी उसके लिए लिखना शुरू किया और सन 84 के जो हालात थे उनको आंखों से देखा। वो कहानियां जीती जागती जलती हुई कहानियां आपने देखी हुई है। मैं तो ये कहूँगी जीती जागती नहीं, जलती हुई कहानियां, जो उस वक्त जो हालात थे, है ना। तो बहुत ही कहते हैं ना कि एक कठिन दौर था, सभी के लिए कठिन था वो दौर। और बहुत सी प्रेम कहानियां भी खत्म हुई, खून की कहानियां भी हुई, रिश्तों की कहानियां भी खत्म हुई और देश के लिए घातक दौर था वो। और वो भी कहानियों का तमाम विषय बना, वो तो था ही। लेकिन बतौर स्त्री मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा सा सशक्तिकरण की ओर आते हैं। हम जो कहानियां लिखते हैं, हम साहित्यकार हैं, आप साहित्यकार हैं, और एक साहित्यकार होने के नाते वो कहानियां तो लिखते ही हैं जो समाज में हो रही है, देखते हैं, उद्वेलित करती हैं, परेशान करती हैं, फिर हम उनको केंद्र बिंदु बना के उन पे कलम चलाते हैं। और एक उपदेशात्मक, एक जहाँ पे कहते हैं निष्कर्ष कहानी का ये होता है कि ये नहीं होना चाहिए, उस निष्कर्ष पे कहानी को छोड़ते हैं। वो तो एक तरफा हो गया, एक हमारा अलग कहानी हो गई। दूसरी हमारी ये कहानी होती है, हम साहित्यकार हैं, महिला साहित्यकार, तो कहते हैं जब स्त्री का शोषण करती है तो बाकी लोग तो करेंगे ही। जब स्त्री की रक्षा करेगी, उसको उत्साहित करेगी, प्रेरित करेगी और आंदोलित करेगी और उसको बताएगी कि उसको अधिकार की जरूरत है और वो उसको पूरे अधिकार देगी, तो अब स्वतः ही स्थितियां खुद ब खुद बदल जाती हैं। एक घर में सास अच्छी है तो बहू अच्छे से रहेगी, एक घर में सास को पीछे से अच्छे से केयर मिली है तो अपनी बहू को भी अच्छे से देगी। अगर ये सास बहू माँ बेटी ये रिश्ते अच्छे से मजबूती से बनते हैं तो पूरा घर संभल के रहता है।
केंद्र बिंदु महिला ही है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जब परिवार संस्था का निर्माण हुआ, जब परिवार संस्था नहीं थी तो लोग स्वतंत्र थे, स्त्री भी स्वतंत्र थी। और आधुनिकरण जैसे अब हम जो है पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं वो सभी जगह था। लेकिन जब परिवार संस्कार का नींव रखी गई तो उसके नियम भी हुए। उसमें आदमी बाहर कमाने जाता था, स्त्री घर में वो राशन लेके आता था, स्त्री खाना बनाती थी। तो पूजा पाठ, तपस्या, परिक्रमाएं जितने भी थे उसके हिस्से आ गई, हिस्से में आए। है कि वो बाहर युद्ध करने गया है तो प्रार्थना करती थी कि प्रभु स्वतंत्र मतलब स्वस्थ लौटे, हाँ, युद्ध जीत कर आए और भाई कोई हमला ना हो। और उसके आगमन की उसकी तपस्या करती थी कि वो ठीक ठाक आए। तो दुआएं थी, तपस्याएं थी, व्रत थे और वो वापस लौटते भी थे। जी। तो हमारी धर्म से जुड़ी हुई है बातें। लेकिन आज स्त्री घर पे नहीं है जी, वो काम पे जाके भी घर पे काम पे ही लौटती है। यानी ऑफिस के बाद बाहर काम करने के बाद घर पे आके भी वो काम करती है। अब वो दोनों तरीके से मर रही है, बाहर भी घुट रही है, घर में भी घुट रही है। उसे घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। वो पुरुष से ज्यादा काम कर रही है। उसके बाद भी व्रत करना हो, करवा चौथ का, वो करे। शंकर जी को मनाना हो, वो करे। ठीक है ना, विष्णु जी, लक्ष्मी जी के सारे पूजा पाठ, सारे नवरात्रे, सारे व्रत तपस्या स्त्री करती है अपने परिवार के लिए, पति के लिए। तो कभी कभी ये ख्याल नहीं आता यार हमारे लिए भी करो, कभी कभी तो आना चाहिए। जी। तो ऐसी कहानियां भी मन में आती हैं कि लिखें कि भाई स्त्री के लिए तो कोई पूजा पाठ करे, पूरे घर को चला रही है, पूरे घर को संभाल रही है। तो कुछ ऐसी कहानियों का वो बना कभी कि भाई थोड़ी सब औरतों को भी थोड़ी सी उसका मौलिक हक, उनकी रक्षा सुरक्षा दूसरे भी करें, वो तो करती है। तो कहानियों में कभी ऐसा सोचे कुछ बदलाव की जरूरत है। एक क्रांतिकारी विचारधारा की बात कर रही हूँ। सही कह रहे हैं। देखिए, क्रांतिकारी विचारधारा की बात आप कर रहे हैं। जो हमसे बात की जनरेशन आ रही है वो इसी विचारधारा के साथ बढ़ रही है आगे। और मैं समझ रही हूँ कि ये जरूरी भी था। नहीं, वो बात ठीक है, बच्चे तो कर रहे हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी खुद की बेटी पापा से सवाल कर बैठती है कि पापा मम्मी व्रत रखती है, आप भी रखो। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ बेटा हम ही रखते हैं, हमें तो हमारी सास ने भी कहा, हमारी माँ भी रखती थी, तो हम अपने पति के लिए, परिवार के लिए करते हैं। तो वो खुद कहती है मम्मा हम तो नहीं करेंगे, हम जिससे शादी करेंगे ना हमसे पूछेंगे कि भाई मैं व्रत रख, तो एक साथ व्रत रखते हैं आजकल की जो पीढ़ी है, पति पत्नी दोनों एक साथ करवा चौथ का व्रत रखते हैं। वो उसके लिए उन्होंने ना तो कोई कहानी पढ़ी, ना कोई कहानी लिखी, वो खुद मुझे लगता है वो तो दुनिया को देख कर अपना रंग बदल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। हाँ, कि अगर आप लड़की कह रही है, स्त्री कह रही है और पुरुष उसको मान रहा है, और अब जो पहले एक पुरुष की परवरिश थी वो कुछ और अंदाज में थी। वो एक डोमिनेटिंग नेचर या एक पुरुष का ये मानना कि वो पुरुष है तो वो स्त्री से ऊपर ही है, ऐसा एक बचपन से ही वो माइंड में बिठा दी जाती थी वो बात। तो वो बड़े होने तक वो चीज उसके अंदर रहती थी। और वो अभी पूरी तरह से निकली भी नहीं है। नहीं, अभी निकली नहीं है। अभी बहुत जरूरत है इस पर काम करने की। लेकिन अब क्योंकि एक तो बच्चे सबके दो हैं, दो बच्चे हैं, तो हम लड़कियां भी हैं, अब दो सबके पास लड़के हैं दो, या लड़का लड़की हैं। सही बात। तो हम लड़कों को भी उसी तरह से परवरिश कर रहे हैं। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण देती हूँ तो मेरा बेटा बड़ा था, और क्योंकि मैं वर्किंग थी और हस्बैंड की मेरी टूरिंग जॉब रहती थी ज्यादा, और जॉब भी करते थे तो वो घर पे तो नहीं होते थे, और समहाउ मेरे मदर इन लॉ भी मतलब नहीं थे हमारे साथ, वो भी जल्दी इस दुनिया से स्वर्ग से धार गए। तो बच्चों के ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई। उस समय बच्चे क्रैच में रहे, और एक समय था कि जब वो क्रैच में भी रहना पसंद नहीं करते थे, तो उनको घर पे रहना ही अच्छा लगा, जिम्मेदारी डबल पड़ गई। जी, तो मेरे को जहाँ तक याद आता है कि 7 साल का ही था मेरा बेटा जब वो अपने लिए, मैं सुबह दाल वाल या कुछ चने कुछ इस तरह से बनाती थी, तो राइस वगैरह स्कूल से आकर खुद ही बना लेते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को, मतलब मैंने उनको सिखाया और उन्होंने किया, और आज वो विदेश में है। तो अब आपको पता है विदेश में कुछ इस तरह की सहायता नहीं है कि वो मेड रख सके या कुछ इस तरह से है, तो वो अपनी कुकिंग वगैरह खुद अच्छे से कर पाता है। विदेश में वो यूएसए में। अब वहाँ पे तो माँ नहीं बनाएगी यहाँ से जाके, तो वहाँ खुद ही बनाना पड़ेगा। और आप कब तक बाहर डिपेंडेंट रह सकते हैं,
और इससे भी और मतलब नहीं, पर एक बात तो है जी, इस बात में भी एक सवाल ये उठता है कि दोस्तों, जो हमारे इंडिया में अपने जो लोकल में जो अपने बच्चे हैं, हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया के कहूँ, पर पूरे इंडिया के ही कहूँगी, यहाँ उनकी थाली सजा के माँ उनकी टेबल पे लगाती है, उनके आगे रखती है, परोसती है, वही खाली थाली भी उठा के रखती है। इस परवरिश के बच्चे जब यूएस, कनाडा और बाहर की कंट्री में जब कमाने खाने निकलते हैं, वहाँ बनाते भी खुद हैं, खाते भी खुद हैं और साफ भी खुद करते हैं। तो वो समय उनको पूरी तरह से जिम्मेदार बना देता है, परिपक्व कर दिया समय ने ना उनको, वहां जाके सब कुछ। पर हम रहते इंडिया में रहते, वो यहाँ में आएंगे फिर उनके लिए वही करेंगे, लेकिन वो हमें सिखाना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी उनको कैसे उठानी है। आप बच्चों को पंख दीजिए, उड़ने की तैयारी उन्हें खुद करने दीजिए। सही बात है, पंख देना माँ बाप का काम है। और फिर जब वो वहाँ पे करने लगते हैं तो निसंदेह जब उनके पार्टनर के साथ उनके कोऑर्डिनेट करना ही है, मिलजुल के बनाएंगे। जी, बिल्कुल। तो ये हमें बदलाव खुद ब खुद हालात बदलने आते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर आप बचपन से ही बच्चों में इस तरह की, लड़कों में और लड़कियों में इस तरह का भेदभाव अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय सुखद होगा। सही बात है। जब तक घर पे पढ़ते थे तो हम आगे से आगे उनको चीज, अब नौकरी करने के लिए बच्चे दूसरे शहरों में पीजी में रहते हैं या फिर खुद के फ्लैट में रहते हैं, मेड नहीं मिल पाती, तो बच्चे खुद सीख गए। और जहाँ तक आपने उपवास की बात की है, व्रत की बात की है, वो अब आजकल के बच्चों के लिए, सबके लिए एक हेल्थ इशू हो गया है। हेल्थ इशू, उपवास रखना, अगर मतलब पहले स्त्रियां रख रही थी कि घर में एक प्रोस्पेरिटी के लिए और सब अच्छा रहे, सब ठीक रहे, सेहत के लिए रख रही थी, तो अब ये बात सबकी समझ में आने लगी है कि उपवास रखना हेल्थ के लिए, हर उम्र के लिए, हर जेंडर के लिए एक बार डाइट जरूरी है। वो आपका डाइट प्लान में आ गया। सही बात है। तो इसलिए उसको रख के भी खुश है, आपकी पत्नी भी खुश, पति भी खुश और समाज भी खुश। संस्कृति का काम भी चल रहा है, संस्कारों का काम भी चल रहा है, और आप अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। सही बात है दोस्तों, ये हुई बात, और बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों बहुत सारी बातें अभी, और मुझे लगता है कि आपको पूरा स्वाद आ रहा है बातों में। बड़े ही संजीदा मसलों पर बात हो रही है, बात के साथ साथ हल भी हो रहा है। कुछ पेचीदा सवाल है तो कुछ जागरूक करने वाली स्थिति भी है और मसले भी हैं। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे, और आज तो हमारे जो मुद्दा है वो दिल की बात के साथ साथ पूरे समाज कल्याण की बात की ओर जा रहा है। स्त्री के कल्याण की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं स्त्री अगर सशक्त है तो पूरी मानवता सशक्त है, सशक्त। अगर स्त्री दुखी है, स्त्री पीड़ित है, तो पूरा घर पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल। और जब घर पीड़ित होता है तो फिर समाज भी पुराना हमारे वेदों या शास्त्रों से कहा गया ये बात है जो मुझे याद आ गई। मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में टोका, कि एक घर से जब एक पुरुष जाता है तो वो घर 10 साल पीछे हो जाता है, और अगर एक घर से एक स्त्री जाती है तो वो घर 100 साल पीछे हो जाता है। क्या बात है। अब जो घर 100 साल पीछे हो जाता है, अगर उस घर की स्त्री सशक्त है, पढ़ी लिखी है, तो आप सोचिए कि वो 100 साल आगे भी तो जाएगा। तो महिला को सशक्त करना, महिला को पढ़ाना, महिला को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, और मैं भी दस्तक में कहानी तो नहीं सुना पाऊंगी आपकी, और ना ही आप सुना पाएंगे, लेकिन मैंने कहानियों में एक अजीब सी टूटन घुटन पीड़ा देखी है। पीड़ा तो दोस्तों सभी के जीवन में होती है, बगैर पीड़ा के, बगैर निजी अभिव्यक्ति के तो कलम भी नहीं उठती है। कहते हैं कि मतलब मेरे को खुद ये लगता है बतौर राइटर की, जब मैंने शुरुआत खुद भी की थी तो मैंने अपना गम कागज पे लिखना शुरू किया था। अपना दर्द लेके मैं बाहर निकली थी, लोगों को कविताओं के माध्यम से मन की पीड़ा सुनाती थी। लेकिन बाहर सुनाते सुनाते जब दुनिया देख ली तो दुनिया की पीड़ा लेके फिर मैं अपने घर लौटी, और मेरी कलम ने मेरी किताब में, फिर जो मेरी कॉपी में, दूसरों के दर्द को लिखना शुरू कर दिया। अपना गम भूल गए। तो जिंदगी भी ऐसी है। तो मैं जब आपकी कहानियों को पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी ने कुछ न कुछ तो सबक सिखाया है, और कहानियों का दर्द बयां करता है, जिम्मेदारियां, कहानी, वो अभिव्यक्ति है आपकी कहानियों में। ये दर्द, ये पीड़ा क्या वजह बनी कि आप इतनी कम उम्र में इतनी संजीदा लेखिका बन गई? देखिए, मैंने आपके नवस टटोल लिए। थोड़ा शुरू से मैंने आपको बताया था कि बड़े होने के वजह से और नुकसान भी बहुत उठाने पड़ते हैं, मदर के जॉब में होने की वजह से
जिम्मेदारियां तो ओढ़ ली थी, तो वो एक संजीदापन आ ही गया, स्वभाव में ही आ गया। और मैं तभी से कुछ डायरी भी लिखने लगी थी अपनी। और 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद फर्स्ट बेबी जब हमारा हुआ तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी ऐसी कि हमें पीजीआई जाना पड़ा। और हम 2 से 2.5 महीने तक हम पीजीआई में ही थे बच्चे के साथ जी। और सिचुएशन, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मदर इन लॉ थे नहीं मेरे, और मदर आ नहीं सकते थे। तो हमने हस्बैंड वाइफ ने ही वहाँ पे पूरा समय आपस में व्यतीत किया। और वो बच्चा भी सरवाइव नहीं कर पाया समहाउ। तो वो जो एक दर्द, एक पीड़ा जो मेरे अपने अंदर थी, मतलब मैं सो भी नहीं पाती थी, जाग भी नहीं पाती थी। और हम पति पत्नी अपनी बारी लगाते थे कि 4 घंटे तुम सोओगी तो 4 घंटे मैं जागूंगा, मैं सोऊंगा तो तुम जागोगी। और कोई, मतलब यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने भी आके पूछा कि आपका कोई हेल्प करने के लिए कोई घर से नहीं आ सकता क्या। तो वो ऐसे ही समय था कि मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा कि लोग बहुत तकलीफ में थे। तो वो दर्द जो था ना, मेरा बच्चा तो सरवाइव नहीं कर पाया और भगवान ने मुझे बड़ी जल्दी दोबारा खुशी दे दी। लेकिन वो जो दर्द मैंने वहां से समेटा, 2.5 महीने बहुत होते हैं जी, बहुत होते हैं। और वो सर्दियों के दिन थे। और वो दर्द समेट कर जब मैं आई, खुशी मुझे मिली, मेरी गोद में वापस आई वो खुशी। लेकिन वो दर्द जो था ना, वो फिर कागज पे उतरने लेकिन लगा। 1-2 साल के बाद ही आई होगी ना? वो हाँ जी, 1-2 साल के बाद आई। और फिर वो दर्द जो था वो धीरे धीरे कागज पे उतरने लगा। तब सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, और मैं भी बच्चे को पालने में, जॉब में सब व्यस्त हो गई। और वैसे भी मोनिका जी कहते हैं कि वक्त जो दर्द देता है ना, दरअसल वो दर्द नहीं होता। वक्त हमारे सीने में एक ऐसी कील ठोक देता है जो दूसरों को दिखती नहीं है। बाहर से कोई दीवार में जब हम कील ठोकते हैं ना, तो जब ठोकते हैं तो बाहर तो हल्का सा निशान होता है, लेकिन उसकी जो किल्ली होती है ना, वो अंदर घुसी होती है। तो वक्त वो किल्ली ठोक देता है, वो पीड़ा हमें ही होती है, उस वक्त ने जो हमें दी है। और वो दर्द सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, जिसका दर्द होता है उसी को पता होता है। और मैं ये देखती हूँ कि लोग बहुत, जिन्होंने इस तरह की पीड़ा नहीं देखी जिन्होंने, और स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, जीवन संबंधी पीड़ा सबसे भयंकर पीड़ा है जी। बाकी पीड़ाएं, पैसा कम है, ज्यादा है, छोटे मोटे झगड़े लफड़े, वो तो खुद की रची घड़ी, अपनी रची हुई घटनाएं हैं। लेकिन जीवन अपने हाथ में नहीं है, बीमारी, एक्सीडेंट अपने हाथ में नहीं है, वो आपको एकदम से जिंदगी में जो होता है। तो वो जो वक्त की मैं बात कर रही हूँ ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं बहुत दुखी हूँ, हाय मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को ये है, अरे पीजीआई का या किसी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी का एक चक्कर मार के आ जाओ, पता चलेगा लोग कटे फटे कैसे, टूटे हुए कैसे स्ट्रेचर के ऊपर और कैसे पट्टियों से बंधे करा रहे हैं। वहां से जब लौटेंगे तो पता चलेगा, अरे मेरे तो हाथ पैर ठीक है, मेरा तो चेहरा ठीक है, मेरा शरीर ठीक है। फिर इंसान भगवान को धन्यवाद दे कि अरे इससे बड़ा सुख नहीं है संसार में। तो वो जो आपने पीड़ा 2.5 महीनों में जो आपने वहाँ पीजीआई का जो हाल देखा जी, तो बहुत घटनाएं देखी होंगी। उस समय ने जो मुझे सबक सिखाया, वो सबक ये था कि जो प्राकृतिक रूप से आपके पास मुश्किलें आएंगी जीवन में, वो तो आपको हल करनी ही है, उनका आपके ऊपर कोई जोर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कुछ विपदाएं, कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं इंसान के जीवन में जब हम खुद पैदा कर लेते हैं, अपने रिश्तों में दरार डालकर, झगड़ा करके, प्रॉपर्टी के लिए, जैसा कि आपने कहा कि पैसों को लेकर, या किसी भी रिश्तों में ऐसे दरार डाल लेते हैं हम कि बात ही नहीं करेंगे, हम रिश्तों को बिन बात की बात बना लेते हैं। क्या है कि आप खुद भी परेशान रहते हैं, सही बात, और सामने वाला भी परेशान रहता है, और रिश्तों में वो गरिमा, वो अपनापन कभी आ ही नहीं सकता। तो ये सबक मैंने वहां से सीखा कि अपने रिश्ते संजो के रखने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो प्राकृतिक रूप से विपदाएं आएंगी, अगर आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथन है उनमें, तभी आप उन बाधाओं से भी जूझ पाएंगे। सही बात। तो वो चैलेंज मैंने अपने आप को उस समय दिया था कि इन छोटी छोटी बातों पे मन में नहीं रखना है, कोई इस तरह की चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, चिंतन करना है। बिल्कुल। और उस समय मैंने 2 लाइनें मैं कहूंगी कि मेरे अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो। मैंने खुद को ये चैलेंज दिया कि मेरे अस्तित्व को अंधेरों से मत जोड़ो, मैं वो छोटी सी रोशनी हूँ जो सूरज को भी चुंधिया दे।
तो वो चैलेंज मैंने उस समय अपने आप को दिया। क्या बात कि है? जो भी अब विपदाएं आपदाएं आनी है, जो प्राकृतिक रूप से आनी है, जो इनका हमें पता नहीं है कि जीवन में कब आएंगे और किस रूप में आएंगे, उनको आप तभी झेल सकते हो। चिंता को चिंतन के साथ ही हम दूर जब आप चिंता की वो चिंताएं जो ऊपर वाले ने दी, ऊपर वाले ने, हाँ, वो चिंतन से हल होगी, वो चिंतन से। लेकिन जो बेवजह की चिंताएं हम खुद ब खुद लेते हैं जी, उनका कोई समाधान ही नहीं, उनका समाधान नहीं है। लेकिन एक आपकी जिंदगी में एक मोड़ आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई एक और स्थिति हुई जब आप फिर से टूटे थोड़ा। जी, वो जिंदगी पटरी पे आ गई और समय सबका अच्छा बुरा हर तरह से चलता रहता, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल। और समय निकल रहा था, लग रहा था गाड़ी अब ठीक चल रही है, और बच्चे सेटल हो गए, और हम पति पत्नी अब दोनों रह रहे थे, और ये भी लग रहा था कि अब अपनी पुरानी जिंदगी, कुछ शौक जो छूटे हैं उनको पूरा किया जाए। तो अचानक से हस्बैंड की तबीयत ऐसी बिगड़ी और कुछ टेस्ट करवाया गया तो पाया गया कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो एक बार फिर वो फिर थोड़ा सा ऐसी थी कि फिर से एक बार टूट गई। लेकिन वही मैंने आपको बोला कि रिश्तों को संजो के रखा था, तो वो भावनाएं, वो अपनापन, वो समय काम आता है। तो एक दूसरे का हाथ थामा और भगवान के आगे झुक गए, नतमस्तक हो गए कि अब जो भी संभालना है वो आप ही संभालेंगे प्रभु, और इलाज भी चलेगा। जो मेरा फर्ज था वो मुझे करना था। और मतलब कि आपको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, दवा और दुआ दोनों ने साथ मिलके काम किया। बिल्कुल। तो वो समय ऐसा दौर आया कि मैं सबसे कट गई, मतलब अपने भाई बहन माँ सबसे मैं कट गई, और मैंने सिर्फ 2 ही चीजों पे ध्यान दिया, अपने पति की सेवा में, जो मेरा फर्ज था, जो मुझे निभाना था, और जो कि हम अध्यात्म रूप से मैं पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन उस समय मैं इतना अध्यात्म में चली गई कि मुझे लगा कि अब और कोई सहारा नहीं है। वो 2 ही पंक्तियां मुझे याद थी कि माता पिता सब होई, दुख में पूछत नहीं कोई। कि जब दुख आता है तो माता पिता कुछ नहीं है, तो एक सिर्फ प्रभु की ही आस थी। और मैंने अपने हस्बैंड को भी, अपने पति को भी उनके आगे उनका बच्चा बना के समर्पित कर दिया कि आपका बच्चा है तो इसे अब आप ही देखेंगे, और मेरी जो ड्यूटी आपने लगाई है, मेरा जो फर्ज है, जो मुझे करना है, वो मैं करूँ। और अभी वो चिंता से आप मुक्त हैं? बिल्कुल ठीक है। चिंता से, हाँ जी, मैं मुक्त। वही ना, दुआ भी काम कर गई और दवा भी आप पूरी तरह से, वो भी ठीक है। तो जाहिर सी बात है, घर का सदस्य ठीक होता है तो मन का मौसम ठीक होता है। बहुत खूब। बातों का सिलसिला नहीं कहूँगी मैं कहूँगी दिल का, जज्बातों का सिलसिला चल रहा है। और हरियाणा के पानीपत की छोरी, यानी पानीपत की बेटी, वैसे भारत की बेटी है लेकिन भारत के अंदर भी स्टेट है, स्टेट के अंदर जिला है, और ज़िले की बात करें भैया पानीपत की है। और इतने खूबसूरत विचार, संस्कार, संस्कृति, परिवार, समर्पण, नौकरी, बच्चे और सेवा भाव के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ अपने संघर्षमय जीवन को भी पूरी शिद्दत से, पूरी कहते हैं ना कि पूरी पूजा पाठ के साथ, विधि विधान से हर चीज़ का निर्वहन भारतीय स्त्री बखूबी कर सकती है। और एक मिसाल है मोनिका जी। और मोनिका जी पानीपत से हैं आप, तो आपकी कौन से कॉलेज से पढ़ाई लिखाई हुई? मैंने आर्या कॉलेज पानीपत से पढ़ाई की है। आर्या कॉलेज से। और उस वक्त बेटियां, मतलब ऐसा था जिस टाइम आपने, कौन से सन में आपने वहां से ग्रेजुएट किया? मैंने 1985 तो बेटियों की तादाद ज्यादा थी कि बहुत कम बेटियां जाती थी? बहुत कम थी, बहुत कम थी, लड़के ज्यादा थे। जी एग्जैक्टली। मैं बताती हूँ आपको, मैंने बीकॉम किया था तो हमारी क्लास में 12 लड़कियां थी और 80 लड़के थे। क्या बात है, 12 लड़कियां 80 लड़के। जी, तो इतना रेशो, इतना डिफरेंस था, जो कि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्पोर्टेंस तो फिर खूब मिलती होगी। इम्पोर्टेंस तो मिलती थी, हाँ जी। उन 80 लोगों की नजर तो उन 12 पे रहेगी ना कि भाई हाँ सही। लेकिन उस समय कॉलेज में भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हुआ करती थी कि जैसे ही पीरियड खत्म होता था तो 2 मेड्स आती थी, वो लड़कियों को लेके गर्ल्स विंग में चली जाती थी। अच्छा जी। जहाँ पे आर्ट्स की लड़कियां बैठती थी। अच्छा। क्योंकि आर्ट्स में लड़के कम होते थे, लड़कियां ज्यादा होती थी। सही बात। तो वो विंग्स चेंज हो जाते थे उस समय। पर जिसको देखना होता था वो तो आँख जिसको देख के अपना दिल सेकना था, आँख सेकनी थी, वो तो देखो चलता आया, वो तो चलता है। अब चलना भी चाहिए। ये गुरुत्वाकर्षण
कहीं ना कहीं हमारी कविताओं का भी केंद्र बिंदु होता है, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, रचनाओं का, हमारी बिल्कुल। गीत गजल शायरी जितनी भी तमाम चीजें हैं उसकी रूह तो इश्क है, मोहब्बत है, या फिर सूफियाना इश्क है कि सिर्फ देखा जा सकता है, चाहा जा सकता है, पाया नहीं जा सकता। ऐसे मकाम भी होते हैं। और चलो बहुत सारी हमने संजीदा बातें कर ली हैं और भावुक भी हो गए हैं आप थोड़े, और शायद मैं भी, लेकिन मैं कहती कुछ एक और रंग देखते हैं, कविता की ओर लौटते हैं। तो इतनी सारी किताबें हैं आपकी, कहानियां बहुत हैं आपकी, कितने लेख आलेख हमारे समक्ष रखे हैं, रचनाएं बहुत हैं। तो एक रचना के लिए आपसे आग्रह जो आपके दिल के बेहद करीब हो। चलिए ठीक है, मैं अपनी पुस्तक में से सपनों का पिरामिड में से एक कविता आपसे साझा कर लेती हूँ। एक पहले छोटी सी कविता यादें कह के फिर मैं दूसरी कविता पे आ जाऊंगी। छोटी सी ही कविता है कि जिंदगी एक पोटली है, जिंदगी एक पोटली है और जिंदगी में मिलती है सबको एक सी पोटली। कुछ गम के लम्हे, कुछ खुशी के, हर लम्हे को मिलाकर बनती है रंगोली। हालात कैसे भी हों, होठों पर मुस्कान रखो। जिंदगी के कुछ मोड़ और बदल जाती है मंजिल, पर कुछ यादें अंकित हैं जिससे बहलता है दिल। जैसे आप कह रही थी जी। पीछे मुड़कर देखता है जब इंसान तो कुछ भूलें उसे सताती हैं। बदलते रहते हैं हम तुम, पर यादें साथ रह जाती हैं। क्या बात है, बहुत। तो ये एक छोटी सी पंक्तियां थी और एक कविता आपसे साझा कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है निशानी। जी। मिलने आऊं बन के खुशबू, मिलने आऊं बन के खुशबू तो महसूस कर लेना। बन के बारिश बरसूं तो भीगना। क्या बात है। रुखसारों को छूने देना, कली बन कर खिलूं तो देख मुस्का देना। क्या बात है, वाह। वादियों में गूंजूं तो अपना नाम सुन हैरान ना होना। लफ्जों से लिखूं दास्तान, पढ़ रूह अपनी भिगो लेना। मंदिर की घंटी की ध्वनि में पहली छुअन समझ लेना। नैनों से नीर बन बहना चाहूं तो नैना कर लेना बंद। बह ना जाए कहीं मेरा प्रतिबिंब। क्या बात है। झरझर पात जो झरने लगे, प्रेम रुत गीत गा देना। नवांकुर जब फूटे तो बाहें अपनी फैला देना। रुत ठिठुरने की जब आए, चाय से उठती भाप को भीतर अपने समा लेना। क्या बात। फागुन का आए महीना तो रत्ती भर गुलाल लगा लेना। बनकर लहर किनारे आऊं, कदमों से लिपटने की इजाजत दे देना। क्या बात है। ज्वार बनकर भले ही आऊं, ज्वार बनकर भले ही आऊं। शांत हो लौटूंगी सागर में, शंख सीपियां और मोती छोड़ जाऊं तो समझ निशानी रख लेना, तो समझ निशानी रख लेना। क्या बात है, बहुत खूब। और देखा दोस्तों आपने कि बाहर से कमज़ोर दिखने वाली स्त्री दरअसल भीतर से बहुत मजबूत होती है। आप स्त्री शक्ति को आंकलन कम ना करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है, एक हकीकत है, मतलब हम सभी कह सकते हैं विश्वास के साथ। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि भगवान ने धरती को सृजनकर्ता बनाया है, सृष्टि को, कि वो पूरी प्रकृति को संभालती है, उसको पैदा करती है, जीव जंतु अपने सारा भार उठाती है। उसके बाद अगर किसी में योग्यता है संभालने की, सृजन करने की, तो वो स्त्री में है। तो धरती के बाद भगवान ने स्त्री को बनाया है, जिसमें जो खुद भी सृजन करता भी है और मैं तो कहती दुख हरता भी है। दो दुख हरता है, एक भगवान, एक स्त्री जो सबके दुख हर लेती है। बच्चों के, पति के, सास ससुर के, पूरे परिवार को संभालने के, इधर मायके के सारी पीड़ाएं, सारी मजबूरियां, सारी समस्याएं उसके कंधों पर, और जब अगले घर जाती हैं तो पायल के रूप में उसके पैरों पर। मतलब कहीं पे हथकड़ी, चूड़ियां भी हथकड़ी है, पायल भी हथकड़ी है, बस रूप अलग है। रूप अलग है। कैदी के हाथ में लोहे की होती है और स्त्री के हाथ में कांच की या चांदी की होती है, या सोने का कड़ा हो गया, वो भी हथकड़ी है। कि अब जिम्मेदारी का प्रतीक है। तरीका बहुत खूबसूरत है और वाकई, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि स्त्री जो है, बहुत भारतीय जो स्त्री है, वो मुझे
मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं, जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी दादी के रूप में, माँ के रूप में, और अब बेटियों के रूप में भी देख रही हूँ, उस बदलाव को भी देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं कि भाई वो अपने हक का सही सदुपयोग कर रही हैं, स्वतंत्रता से अपने विचार रखती हैं, कुछ गलत बात जरा सी भी नहीं सहती। और हम लोगों ने सहा, हमारी माँओं ने, हमारी दादियों ने, सबने पीड़ा सही है, अपने मन की बात कभी कह नहीं पाए कि घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं, काम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे। इस ऊहापोह में हमने जिंदगी खपा दी जी, कि अपने दिल की बात हमने कभी कहीं नहीं खुल के। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया है जब बहुत सहन कर लेते हैं ना, सहन कर लिया। और जब हमें ये समझ में आया कि लड़कियों को हमें शिक्षित करना है, ये शिक्षा जो है, मुझे लगता है कि बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण शिक्षा के साथ साथ शिक्षित तो हम भी थे, हमारे थोड़ी बहुत माएँ भी शिक्षित थी। मुझे लगता है वो जो गुब्बारे में हवा भरते हैं, उस बैलून की ना क्षमता है कि कितनी, अब उसमें जरूरत से ज्यादा भर जाएगी तो फटेगा। तो वो फटने लग गया, वो गुब्बारा, जिम्मेदारियां कितनी भर दी गई उस बैलून में, अब फट गया और नई पीढ़ी उसे खुद फोड़ रही है। ये अच्छी बात है। बहुत खूब, और बहुत सारी आपसे बातें साझा करी, मजा आ गया बात करके, और हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया होगा, खासकर हमारी युवाओं बेटियों को, जो हमारे महिला शक्तिकरण जो हमें देख रहा है, वाकई बदलाव की जरूरत है। और जिम्मेदारी के साथ साथ खुद की निजी अभिव्यक्ति, निजी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखें, हम भी रख रहे हैं। सभी बहनों से यही अपील है। और मोनिका जी, आज दिन धन्य होगा, आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया जस्ट टीवी के प्रांगण में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया सखी जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, मोनिका जी से एक मुकम्मल मुलाकात हुई, बहुत सी दिल की बात हुई, आपके दिल तक गई होंगी इस उम्मीद के साथ हूँ। बहुत जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मुलाकात के साथ, लेकिन यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहे और हम भी आते रहेंगे। और अब मुझे और मोनिका जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।